1980s का समय था। राहुल नाम का एक 19 साल का लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। वो न्यूज देखता था, पॉलिटिक्स को भी समझता था, देश के हर इश्यूज पर वो डिबेट करता था और उसको लगता था अगर देश के राजनीति को समझ रहा हूं, मैं देश के फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूं, तो मैं वोट भी दे सकता हूं। लेकिन जब इलेक्शन आया और राहुल वोटिंग सेंटर गया, उसे रोक दिया गया। ऑफिसर्स ने कहा तुम वोट नहीं दे सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोटिंग एज 21 इयर्स की है, 21 साल का है और तुम अभी सिर्फ 19 की हो, तो तुम्हारे पास मतदान का अधिकार अभी नहीं है। राहुल हैरान हो गया, वो परेशान हो गया और वो पूछा, मैं एडल्ट हूं, पढ़ लिख सकता हूं, देश को समझ सकता हूं, फिर सिर्फ एज की वजह से मुझे क्यों अपना अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उसकी तरह हजारों यंग इंडियंस ने आवाज उठाई। गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ समय बदल रहा है और उसके साथ सोच भी, और नई जनरेशन पहले से ही ज्यादा अवेयर हो चुकी है। पुराने रूल्स अब नए जमाने के हिसाब से नहीं लग रहा है। तब कॉन्स्टिट्यूशन में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में। उसके तहत जो वोटिंग एज पहले से 21 साल का था, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया, 18 इयर्स। तब देश को समझ आया, देश के राजनेताओं को यह समझ आया, जब समय बदलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ता है, और इस बदलाव को कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो एंड वेलकम टू द स्टेटक्राफ्ट सिंप्लीफाइड विथ डॉक्टर अजय। In this lecture, we'll deep dive into the amendment procedure mentioned in the Indian Constitution. उसके बारे में पूरा हम जानेंगे, और ये लेक्चर यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मास्टर्स का एंट्रेंस हो या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो जरूरी होगा। So without any further delay, let's get started. Indian Constitution is known as the living document, which was adopted in 26 November 1989 and enforced on 26 January 1950. भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम अडॉप्ट कब किए थे? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। लेकिन उसका एनफोर्समेंट, उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, जहां हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। जो 26 जनवरी है उसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं और वो हर साल मनाया जाता है, और इसको हम याद करते हैं that on that day, on 26 January, that the Constitution of India was adopted. ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसको लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जिंदा है क्या वो? लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक या फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है। यहां का रूल रेगुलेशन ये फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है। समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसको बदला जा सकता है। ये कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो देश की चेंजिंग नीड्स, जो देश की चेंजिंग एस्पिरेशंस और चैलेंजेस के हिसाब से खुद को इवॉल्व कर सकता है। सोसाइटल नीड्स, सोसाइटल नेसेसिटीज, उसके हिसाब से खुद को वो डिजाइन भी कर सकता है। इसलिए भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स, ये चेंज और स्टेबिलिटी, ये दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। कोई बदलाव चाहिए तो वहां पे चेंजेस, लेकिन भारत का जो संविधान है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बोलते हैं ये स्टेबिलिटी और चेंज दोनों का एक अच्छा खासा
मिक्सचर है। ठीक है, ए कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अडॉप्ट और इट विल बिकम इरेलेवेंट। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उसको माना जाता है जिसमें कोई भी चेंजेस, परिवर्तन का गुंजाइश हो, वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट ना हो। मतलब कोई चेंजेस अगर नहीं आएगा, कोई बदलाव अगर नहीं लाया जा सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन इरेलेवेंट हो जाएगा कुछ सालों के बाद। इसलिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो चेंजिंग सिचुएशंस, सोसाइटल नीड्स, चैलेंजेस, एस्पिरेशन, इन सबके हिसाब से अपने आप को वो बदल सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ साथ चेंजिंग नीड्स और एस्पिरेशन के साथ खुद को वो अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में ही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। भारत का जो संविधान है उसमें हम अमेंडमेंट ला सकते, अमेंडेबल होना जरूरी है, वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ गलत हो रहा है, राइट, तो प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बल्कि इंसान की ही होगी। ठीक है, ए फेलियर ऑकर्स, इट इज ड्यू टू द पीपल नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे, उस समय के हिसाब से 1950s के इंडिया, उस समय के हिसाब से हमें क्या चाहिए, सोसाइटल नीड्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लाया जा सकता है, उस हिसाब से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, लेकिन 70 साल 80 साल के बाद अगर उसमें कोई खामियां ना मिलता है, उसमें कोई लूपहोल्स दिखाई देती है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी गलती नहीं है, बल्कि गलती किसमें है, लोगों का है, सिचुएशंस का है, कंडीशंस का है और चेंजिंग सोसाइटल नीड्स का है। इसलिए वो ये मानते थे डेमोक्रेसी का सर्वाइवल अगर चाहते हो तो हमें संविधान को अमेंडेबल बनाना जरूरी है, संविधान में बदलाव जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी का रिलेवेंस सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना हो या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना हो, ये सबके लिए संविधान में परिवर्तन, संविधान को अमेंडेबल बनाना ज्यादा जरूरी है। उनके हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल रिवॉल्यूशन का एक टूल होना चाहिए। ये फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका ड्रीम था, उनका एस्पिरेशंस था, सोशल रिवॉल्यूशन का टूल होना चाहिए और वो रिजिड और अनचेंजेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए बोले ना, ये संविधान अमेंडेबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल आता है, ये जो संविधान की बात हम कर रहे हैं, भारत का जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट चाहिए, अमेंडेबल होना चाहिए। वो अंबेडकर ने कहा था, नेहरू ने कहा था, जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे सबने यही बात कहा था। वो एक ही बात वो बार बार दोहरा रहे थे। लेकिन क्यों, आखिर संविधान अमेंडेबल क्यों होना चाहिए, उसमें परिवर्तन क्यों जरूरी है? पहला बोल रहा है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अमेंडमेंट जरूरी है। सोसाइटल नीड्स, सोशल जस्टिस, उसको इंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए संविधान को अमेंडेबल बनाना जरूरी है। उसके साथ जुडिशियल चैलेंजेस को भी वो एड्रेस कर सकता है। हम जानते हैं भारत और इंडिया का जो गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे से अलग है,
इनके बीच में पावर का डिवीजन, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है। लेकिन कभी कभी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के मैटर में, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के मैटर में और जुडिशियरी लेजिस्लेचर के मैटर में, और वाइस वर्सा, वो इंटरफेयर कर देते हैं। तो ये जो जुडिशियल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए संविधान को भी अमेंडेबल होना चाहिए। उसके साथ इंडिया का जो वेरी कोर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए संविधान को अमेंडेबल बनाना जरूरी है। और ये अमेंडमेंट प्रोसीजर एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा। सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगा मतलब जैसे कोई अनहोनी को जैसे कोई बड़ा सा अनहोनी को हम पहले से ही रोक सकते हैं इन ए वेरी पीसफुल मैनर, पीसफुल चेंजेस के जरिए में। कोई रिवॉल्यूशन और वार जैसी सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर सिचुएशन, सोसाइटल नीड्स, चैलेंजेस और कंडीशंस के हिसाब से संविधान में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, संविधान में कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति को जन्म देता है। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक पीसफुल अल्टरनेटिव हमें चाहिए। और ये अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 एक पीसफुल मीन्स प्रोवाइड करता है जो एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। और ये अमेंडमेंट प्रोसीजर ये इंश्योर करता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस को भी एस्टैब्लिश करने में। और ये संविधान का रिलेवेंस पहले था, अभी है और आने वाले समय, आने वाले भविष्य के लिए भी वो इंश्योर करता है कि उसका रिलेवेंस वो बरकरार रहे। इसीलिए इस संविधान को अमेंडेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो 1950 हम संविधान को अडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर हमें पहला अमेंडमेंट की महसूस हुआ। पहली बार 1951 में हम संविधान को अमेंड किए थे। और ये अमेंडमेंट, जो पहला अमेंडमेंट था, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये अमेंडमेंट क्यों आया था? ये अमेंडमेंट का इंपोर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर का इंपोर्टेंस समझने के लिए हम ये 1951 का जो पहला अमेंडमेंट आया था उसको एग्जाम्पल के तौर में देख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लागू होने के सिर्फ 16 महीने बाद, सिर्फ 16 महीने बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जजमेंट दिया था। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जजमेंट दिए थे जिनकी वजह से ये ट्रिगर हुआ था अमेंडमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या था वो जजमेंट? पहला, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, रमेश थापर केस 1950 का। और दूसरा था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह केस, रमेश थापर केस और कामेश्वर सिंह केस, ये दोनों केस। ठीक है। रमेश थापर केस जो 1950 में आया था, उसमें क्या हुआ था? कोर्ट ने फ्री स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन को स्ट्राइक डाउन कर लिया था। गवर्नमेंट जब फ्रेम हुआ था, भारत का जो संविधान, भारत का जो पहला गवर्नमेंट, नेहरू का जो गवर्नमेंट आया था 1951 में, पहला गवर्नमेंट आया था सरकार, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लाया था, राइट? लैंड रिफॉर्म्स हो गया, राइट? तो उस हिसाब से कुछ ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन आ गया था, तो
सरकार को फंडामेंटल राइट जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भी कुछ आवाज उठाना पड़ा था, और लैंड रिफॉर्म्स आया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर की थी। गवर्नमेंट ने सख्ती से कार्रवाई की थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो कम कर दिया था, लैंड रिफॉर्म्स आया था, राइट। ये दोनों इश्यूज जब सुप्रीम कोर्ट गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने फ्री स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन को वो स्ट्राइक डाउन कर दिया, और जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, जमींदारी एक्ट आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। ठीक है, और ये दोनों कांग्रेस गवर्नमेंट के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। गवर्नमेंट ये चाहता था लैंड रिफॉर्म्स आने के बाद, जमींदारी एबोलिशन एक्ट को एबोलिश करने के बाद, वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, राइट। पहले जब ब्रिटिशर्स थे 1950s, उससे पहले हम 1947 की बात करें, उससे पहले ब्रिटिशर सरकार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वहां पे राजा थे, राजा भी शासन कर रहे थे, राइट। जो राजा रहते थे वो जमींदारी सिस्टम को बढ़ावा दिए थे, ब्रिटिशर्स ने भी बढ़ावा दिए थे जमींदारी सिस्टम को। तो जो जमींदार है, इंडिपेंडेंस के बाद जो जमींदार है, उनके पास 500 एकड़ 1000 एकड़ जैसे प्रॉपर्टी लैंड रह गया, और बाकी जो लोग रह गए वो लैंडलेस हो गए। ठीक है, लैंडलेस हो गए। तो ये जो इनइक्वालिटी है, सोशल जस्टिस के खिलाफ आ गया, ये सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने से रोक दिया। तो सरकार ने सोचा अगर ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट आ गया, उसके बाद हम लैंड रिफॉर्म कर पाएंगे। अगर जमींदार के पास ये 500 एकड़ 1000 एकड़ 2000 एकड़ जमीन नहीं रहेगा, एक सर्टेन लिमिट तक रहेगा। एग्जांपल, किसी के पास 500 एकड़ है, सरकार ने बोलेगा नहीं, मैक्सिमम तुम 50 एकड़ तक जमीन अपने पास रख सकते हो, या फिर बाकी का 450 एकड़ है, जितना भी है बाकी, उसको तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार वो बाकी जमीन को लेके जो लैंडलेस लेबरर होंगे, जो लैंडलेस फार्मर्स होंगे, उनके बीच में वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंड रिफॉर्म्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन दोनों को लेके सरकार को कड़ी निंदा की थी, सरकार को फटकार लगाया, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और लैंड रिफॉर्म्स, इन दोनों एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और ये उस समय का जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक इमेज था, वो धूल मिल गया। और वो इमेज को, मतलब वो जो चाहते थे कि हम उनका जो एजेंडा था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सॉल्यूशन क्या होगा? उस समय पावर में कौन थे? नेहरू थे, नेहरू पीएम थे। लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन किया था, वो बोले कि हम पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था 1951 में। उसके तहत क्या होगा? उसके तहत वो आर्टिकल 31A एंड 31B को वो इंसर्ट कर दिया गया। 31A एंड B ये दोनों इंसर्ट किया गया, और उसके साथ 9th शेड्यूल को भी ऐड किया गया। ठीक है, 31A एंड 31B। साथ ही वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें वो बोला कि थोड़ा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। मतलब फ्री स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का स्कोप भी वो ब्रॉडेन कर दिया। और इस अमेंडमेंट को ऑपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज किया, जैसे आचार्य कृपलानी, एसपी मुखर्जी जो फाउंडर थे भारतीय जनता पार्टी के, ये सारे वो बोले कि ये लिबर्टी के ऊपर अटैक हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। ठीक है, तमाम सारे एलिगेशंस वो लोग लगाए ऑपोजिशन ने। लेकिन
सरकार के पास स्ट्रांग मेजोरिटी था, तो वो पहला अमेंडमेंट हो गया पास। उसके तहत क्या हुआ, 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया। मतलब ये जो 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया, पहले 8th शेड्यूल था, मतलब 8 ही शेड्यूल था, अभी एक और ऐड कर दिया गया। तो जो 9th शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं रहेगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं रहेगा। दैट मीन्स जुडिशियरी कैन नॉट इंटरफियर एनी सब्जेक्ट और एनी मैटर इन 9th शेड्यूल। जो भी इश्यूज, जो भी मैटर, जो भी सब्जेक्ट जो 9th शेड्यूल के अंदर है, उसमें जुडिशरी किसी भी तरीके से वो इंटरफियर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है उसको वो नैरो डाउन कर दिया। 9th शेड्यूल में जो भी इश्यूज होगा वो हम रिव्यू नहीं कर सकते। और ये जो लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट था, ठीक है, उसको हम 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए। मतलब जुडिशियरी फर्दर उसमें कोई भी कार्यवाही, कोई भी सुनवाई नहीं कर पाएगा। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। इस प्रोविजन के जरिए क्या हुआ इंपैक्ट, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आइडिया था वो अच्छे से हो पाया। मतलब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन वो पॉसिबल बनाया गया और राइट्स और सोशल जस्टिस के बीच में एक अच्छा खासा बैलेंस भी एस्टेब्लिश कर पाया। वो प्रोग्रेसिव लॉज को जुडिशियली चैलेंज करने से प्रोटेक्ट कर पाया। कोई भी लॉ जो प्रोग्रेसिव है, जहां पे जुडिशरी का इंटरफेरेंस पहले था, अभी वो कम हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये प्रूव करता है कि अगर अमेंडमेंट पावर ना होती तो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल्स बन सकता है। अगर पार्लियामेंट के पास ये अमेंडमेंट करने का पावर नहीं होता तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, सोशल जस्टिस को इंश्योर नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए ये अमेंडमेंट करने का सामर्थ्य, ये अमेंडमेंट करने का पावर पार्लियामेंट के पास होना जरूरी है। हालांकि अलग बात है, ये जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक्ट आया था, जमींदार एबोलिशन एक्ट आया था, ये लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ वेस्ट बंगाल और केरला, ये दोनों ही स्टेट में सक्सेसफुल हो पाया। मतलब ये दोनों ही स्टेट में ये सक्सेसफुल था और किसी स्टेट में नहीं। ठीक है, लोग तो चालाक है ना भाई। सरकार ने अगर बोल दिया तुम्हारे पास 500 एकड़ है, तुम 50 एकड़ ही रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, और बाकी का जो प्रॉपर्टी है तुम्हें सरकार को देना पड़ेगा। लोग चालाक है, 50 एकड़ मेरे नाम, 50 एकड़ बीवी के नाम, 50 एकड़ मेरा कुतिया के नाम और 50 एकड़ किसी रिलेटिव्स के नाम, ऐसे करके 500,000 एकड़ कुत्ता, बिल्ली, चूहा सबके नाम वो कर दिए। ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया, वो फ्लॉप शो हो गया था। वेस्ट बंगाल और केरला को छोड़ के किसी भी स्टेट पे ये सक्सेस नहीं हो पाया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। ये पावर नहीं, ये प्रोसीज्योर है। अगर तुम संविधान देखोगे तो आर्टिकल 368 बेसिकली मेंशंस अबाउट द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जो पार्लियामेंट के पास, जो संविधान को, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकता है। और ये बात याद रखो, ये जो अमेंडमेंट करने का सामर्थ्य, ये अमेंडमेंट करने का पावर सिर्फ यानी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के हाथ में, और यू कैन से स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में ये पावर नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर, दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास ये पावर है। कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अगर डेफिनेशन देखा जाएगा तो कौन आते हैं इस पे?
लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के असेंट से ही अमेंड कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का सामर्थ्य, पावर स्टेट के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 368 के तहत क्या कर सकता है पार्लियामेंट और क्या कर सकता है द यूनियन लेजिस्लेचर? पहला बोलता है आड, दैट मीन्स एडिशन, दूसरा मॉडिफाई कर सकता है और तीसरा रिपील भी कर सकता है। मतलब कोई भी प्रोविजन को, कोई भी न्यू आइडियाज को वो ऐड कर सकता है। एक प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 15, उसमें कोई सब क्लॉज वो ऐड कर सकता है। कोई भी प्रोविजन को वो मॉडिफाई कर सकता है और किसी को हटा भी सकता है। ठीक है, प्रोविजन आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4 आ गया, जिसको बोलते हैं IV 4, जो रिजर्वेशन को, मतलब रिजर्वेशन किसी को दिया जा रहा है तो वो वायोलेशन नहीं होगा इक्वालिटी का, तो ऐड किया था, मॉडिफाई किया था। आर्टिकल 31A 31B, ये दोनों रिपील किया था। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी प्रोविजन को वो कंप्लीटली डिलीट कर सकता है। ठीक है, और आज तक देखेंगे तो 2026 तक 106 बार, 106 टाइम हम संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुके हैं। रिसेंटली जो नारी शक्ति वंदना अधिनियम, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जहां पे 33% रिजर्वेशन आया था 2023 में, वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, जो पास हो चुका है। ओके, देखते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। बेसिकली 3 कैटेगरी होता है, एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी जहां पे 2/3 मेजोरिटी बोला जाता है, और स्पेशल मेजोरिटी 2/3 प्लस स्टेट का कंसेंट। ये तीनों मेजर प्रोसीजर है और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये सिंपल मेजोरिटी जो है बहुत ही आसान है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन ये बहुत ही मुश्किल है। तो एक रिजिड है, दूसरा फ्लेक्सिबल है, और ये थोड़ा इतना ज्यादा रिजिड नहीं और इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट ड्रॉज ए फाइन बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं सिंपल मेजोरिटी क्या है। इन ट्रू सेंस, इन जनरल सेंस ऐसे बोला जाएगा, ये जो सिंपल मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है वो एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह होता है, एंड इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। 368 के अंदर ये नहीं आता है। ये ऑर्डिनरी लॉ की तरह सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। दैट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेजोरिटी मेंबर होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे और मेजोरिटी वोट कर देंगे तो वो आइन हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ये ऑर्डिनरी बिल जैसा काम करता है। एग्जांपल्स देखते हैं। क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स, नया स्टेट बनाना है, उसका बाउंड्रीज को रीड्रा करना है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश 30 करोड़ लोग हैं, अभी 30 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, यूपी को हम 4 तरीके से करेंगे, बाइफर्केशन करेंगे 4 हिस्सों से, तो ये सिंपल मेथड से आएगा, सिंपल मेजोरिटी से। रिसेंटली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2014 में जो आया था, 2014 में वो बाइफर्केशन हुआ था, वो सिंपल मेजोरिटी से हुआ था। रिसेंटली ओडिशा का नाम ओडिशा हुआ, ओडिशा, ये सिंपल मेजोरिटी से हुआ।
मतलब उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन, कोई स्पेशल मेजोरिटी, स्टेट का कंसेंट कुछ नहीं चाहिए। द मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और कुछ नहीं। सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर कोई प्रोविजन है, एमपी और एमएलए जो है उनका सैलरी को बढ़ाना है, ये सब कुछ सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। और इसको सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी कहा जा सकता है, ना कि संविधान में बदलाव। ये माइनर चेंजेस होते हैं, माइनर मैटर्स होते हैं, इसलिए वो इजी प्रोसेस रखा गया है। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर प्रेजेंट होना है और वोटिंग मतलब 2/3 होना चाहिए। मतलब 100 लोग हैं, उनमें से मिनिमम 66 और 67 लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। 300 है, उनमें से 200 सपोर्ट करना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, ये आर्टिकल 368 का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जो सिंपल मेथड था, सिंपल मेजोरिटी था, वो 368 में नहीं आता है, लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी 368 में आता है। मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर है संविधान को बदलाव कर, संविधान में कोई चेंजेस लाने के लिए। और उसके लिए अगर ये स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, कोई भी बिल आ रहा है तो लोकसभा उसमें पास होगा, राज्यसभा उसमें पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा, राइट। इन केस लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या है? जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन होता है। मतलब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दे कैन सिट टुगेदर। लेकिन ये जो स्पेशल मेजोरिटी का इशू है, यहां पे जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में है। ठीक है, इन केस देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा, कोई भी बिल जो सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो पास नहीं हो पा रहा है, वहां पे जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में वो नहीं हो सकता। और जॉइंट सिटिंग की बात करें, लास्ट टाइम शायद जॉइंट सिटिंग 2001 के आसपास आया था। ठीक है, थोड़ा ये देख लेना, जहां पे आया था पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, वो एक्ट आया था। ठीक है, 2000 या 2001 या 2004 के अंदर आया था। उसके बाद 20 साल हो गया, एक जॉइंट सिटिंग नहीं हुआ है पार्लियामेंट का। आते हैं स्पेशल मेजोरिटी में, तो यहां पे जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। और हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उनका मेजोरिटी होना चाहिए, वो प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या इसके अंदर आता है? फंडामेंटल राइट का इशू हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का इशू आ गया, ये सब स्पेशल मेजोरिटी के पर्व में आता है। इन सब में चेंजेस के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, फेमस अमेंडमेंट की बात करें, 42nd अमेंडमेंट, 48th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब स्पेशल मेजोरिटी के तहत हुआ था। 42nd अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ था, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो वर्ड, ये सब हम प्रीएम्बुल में ऐड किए थे। ठीक है, 44th अमेंडमेंट आ गया, तो ये जो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास जो पावर था इमरजेंसी को लेके, इमरजेंसी प्रोविजन को लेके जो पावर था, उसको हम रिड्यूस किए थे। 86 की बात करें, एजुकेशन को हम एक फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, जो 2002 में आया था। ठीक है, तो ये सब स्पेशल मेजोरिटी के तहत होता है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए ब्रॉडर कंसेंसस इंश्योर करता है। ये 2/3 मेजोरिटी क्यों चाहिए, अगर सवाल आता है, ये इसलिए बोलता है, ये जो ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, उसके लिए कंसेंसस भी ज्यादा जरूरी है। 2/3 2/3 मेजोरिटी यहां पे चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, इसमें क्या अलग है?
जो 2/3 मेजोरिटी था, जो स्पेशल मेजोरिटी में था, ये प्रोविजन लागू होगा। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों में अलग अलग पास होगा, फिर आएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट कंसेंट दे दिए तो स्पेशल मेजोरिटी में काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये होने के बाद स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब पहला पार्लियामेंट का अप्रूवल, उसके बाद स्टेट का रेटिफिकेशन। और कितने स्टेट्स चाहिए? वो 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब अगर 30 स्टेट है, मिनिमम 15 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 15 स्टेट लेजिस्लेचर इस एक्ट को भी रेटिफाई करेंगे, तभी जाके ये एक्ट हो पाएगा, ये लॉ हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, दो बात यहां पे याद रखो। पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स कंसेंट और हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफिकेशन, वो भी जरूरी है। ठीक है, और ये किन चीजों पे अप्लाई होता है? जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा जो होते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए, जुडिशियरी का इश्यूज हो गया उसको बरकरार रखने के लिए, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का इशू हो गया, सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप भी हो गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, उनको लेके कोई इशू हो गया, उसमें कोई बदलाव चाहिए, ये सब मैटर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए। रिसेंटली जो जीएसटी बिल आया था 2016 में, शायद आया था, हाँ 2016 में, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन ये मेथड में पास हुआ था। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करता है और स्टेट को उनका कुछ बोलने का हक देता है। स्टेट का मतलब कुछ बोलने का आजादी है। ठीक है, तीनों ओके। की प्रोसीजर, अब क्या क्या प्रोसीजर है? इंट्रोडक्शन होगा पहले आइदर ऑफ द हाउस, हम पहले ही बोल चुके हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट में आएगा। मतलब स्टेट के पास ये पावर नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर स्टेट के हाथ में नहीं होता है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट के पास मतलब आइदर हाउस, लोकसभा हो सकता है या फिर राज्यसभा, दोनों में। अगर पहले लोकसभा में आया, बाद में राज्यसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पहले राज्यसभा में आ गया, उसके बाद लोकसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, आइदर हाउस में होगा। और यहां पे अगर सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, जो मतलब पहला वाला था अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। बाकी जो स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, उसके लिए ये दोनों के मैटर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। ठीक है, सेपरेटली वो पास होना जरूरी है। और ये पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यहां पे जो एमपीज होते हैं या फिर मिनिस्टर्स होते हैं, कोई भी ये इंट्रोड्यूस कर सकता। कोई मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी चाहे तो कोई भी बिल वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए कोई भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट का नहीं चाहिए। अप्रूवल चाहिए लेकिन प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लेकिन पहले प्रेसिडेंट को पूछा जाएगा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो वाला प्रोविजन नहीं चाहिए, वो जरूरी नहीं है। और प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। इन जनरली प्रेसिडेंट को वो असेंट देना जरूरी है, क्योंकि हम पार्लियामेंटरी मॉडल में फोकस करते हैं। ठीक है,
प्रेसिडेंट कौन होते हैं? सिर्फ नॉमिनल हेड है। एक्चुअल हेड, एक्चुअल पावर किसके पास में होता है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कहता है कि देयर शैल बी ए पीएम, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम टू एड एंड एडवाइज द नॉमिनल हेड, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड है, तो वो असेंट देंगे। और ये जो अमेंडमेंट जो भी ला रहे हैं, गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, जो भी हो, पार्लियामेंट में आ रहा है, उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। ठीक है, ब्लैंकेट बैन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन वहां पे है। जुडिशियरी चाहे तो वहां पे वो रिव्यू कर सकता है, सही है या गलत है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट का पावर है वो अनलिमिटेड है। पार्लियामेंट चाहे लोकसभा और राज्यसभा, और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, वो चाहे किसी भी इशू को, कोई भी मैटर को वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचा जिसको बोलते हैं, उसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसको छोड़ के और बाकी जो पावर पार्लियामेंट के पास है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट करने का जो पावर है, वो अनलिमिटेड है। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से आया, व्हाई 1973 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो साल क्यों जरूरी था। ठीक है, इसी साल ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था, इन द मैटर्स ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस में। तो हम अगला लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम बोल दिए पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का पावर है, तो क्या क्रिटिसिज्म से? पहला बोल रहा है दिस इज टू फ्लेक्सिबल। 1950 में हम संविधान को अडॉप्ट किए थे, 70 साल हो गया है, और 70 साल में हम 100 से ज्यादा बार संविधान को अमेंड कर चुके हैं। दैट इज ए फ्रीक्वेंट चेंजेस। ठीक है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजीली अमेंड किया जा सकता है, जो पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी का नुकसान को कम करने के लिए भी सरकार चाहे तो एक अमेंडमेंट ला सकता है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में, उस समय नेशनल इमरजेंसी था, 1975 टू 77, ये जो 2 साल इंदिरा गांधी पावर में थे। ठीक है, उनके सत्ता के लिए ऑपोजिशन खतरा बन गया। ठीक है, मीडिया उनके लिए खतरा बन गया, मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रहा था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए इमरजेंसी के दौरान। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? यहां पे जुडिशियल रिव्यू को वीकेंड कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर दिया, फेडरलिज्म को रिड्यूस कर दिया, और ये जो मीडिया हाउस थे उसको साइलेंस कर दिया, ऑपोजिशन को जेल में भर्ती कर दिया। मतलब सारा का सारा पावर गवर्नमेंट के हाथ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया। ठीक है, और उस समय नसबंदी भी हो रहा था, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारा तमाम चीज ये इमरजेंसी के दौरान हो रहा था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल मिसयूज था। और ये जो स्टेट के पास है वो कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट्स, ये सेंट्रलाइजेशन पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओनली पैसिव रोल, स्टेट के हाथ में कोई पावर नहीं है, स्टेट अमेंडमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता, उनका रोल सिर्फ रैटिफिकेशन तक लिमिटेड है। इससे पार्लियामेंट डोमिनेंट हो जाता है और फेडरलिज्म वीक हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा क्रिटिसिज्म हो सकता है। और क्या है? नो पब्लिक पार्टिसिपेशन।
इंडिया में रेफरेंडम नहीं होता है, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वहां पे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे रेफरेंडम का प्रोसीजर है, लेकिन इंडिया पे नहीं है। पब्लिक वोटिंग नहीं होती है अमेंडमेंट पर, राइट? स्विट्जरलैंड में जैसे होता है, तो यहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम हो जाता है। जो एक बार चुनाव जीत गए, पावर उनको मिल गया, वो पार्लियामेंट चले गए, उनके यहां सारा का सारा पावर रहता है। सिटीजन का जो रोल है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, या फिर नो डायरेक्ट रोल होता है, बिल्कुल रोल कम होता है, या फिर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये जो अमेंडमेंट वो सिर्फ पॉलिटिकल एलिट का एक प्रोसेस लगता है। ठीक है, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल एलिट वो जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, सिटीजन्स का कोई रोल नहीं रहता है। उसके दौरान ये डेमोक्रेटिक गैप बन जाता है बिटवीन द सिटीजन्स and the elected representatives, between the voters and the representatives। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गैप बन जाता है। उसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिबेट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, ये जजेस के पास वो स्कोप होता है, वो डिसाइड करेंगे क्या है बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड द जजेस इन इंडिया दे आर बिहेविंग लाइक द फिलोसोफर किंग्स। हम प्लेटो पढ़े हैं, प्लेटो की बात करें, द ग्रीक फिलोसोफर, द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। प्लेटो ने जो फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट दिए थे, लाइक उनका विजडम ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ना रूल ना रेगुलेशन, कोई बुक नहीं होता है, उनके पास नॉलेज है। तो ये जो फिलोसोफर किंग जैसे इंडिया के जजेस उसी तरह वो काम करते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है। ठीक है, कोई बोलता है वो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करते हैं, कोई बोलता है वो जुडिशरी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम पे लग जाता है, वो जुडिशियल ओवररीच कोई मानता है। सो वो ये डिबेट कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, लेकिन वो जजेस सब्जेक्टिवली वो डिसाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जुडिशियरी के पास ये पावर आ जाता है, और जुडिशरी ओवर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड इंडिया का ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। ठीक है, अगर ये अमेंडमेंट प्रोसीजर नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ा खतरे को जन्म दे सकता है, कोई सोशल अनरेस्ट हो सकता है। ठीक है, वार हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो एक सेफ्टी वाल्व जैसा काम कर रहा है। टू प्रिवेंट द वेरी बिग मिसहैप्स, और ये टाइम बाउंड स्टेट रैटिफिकेशन भी होता है, मतलब ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से खुद को, उस समय के हिसाब से खुद को ढाल पाए। जो चैलेंजेस, जो सिचुएशंस धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पोज करता है, उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को भी उस फ्रेम में खुद को सेट कर पाए। और ये फेडरल कंसल्टेशन ट्री यहां पे है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, इसलिए अमेंडमेंट जरूरी है। और ये जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ये एक ये डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करता है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका लेजिटिमेसी को वो और भी स्ट्रेंथन करता है, इंश्योर करता है।
और ये अमेंडमेंट इज लाइक एन इंजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस, फाइन बैलेंस को वो सेट करता है। फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके 106 अमेंडमेंट तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली वो इवॉल्व कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सर्वाइव्स नॉट बाय रिजिडिटी बट बाय इवोल्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की सक्सेस उसकी टेक्स्ट में नहीं होती, बल्कि उस स्पिरिट में है जिससे लोग उससे इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर इंडिया की डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल सेफ्टी वाल्व है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न, एडेप्टेबल और इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। संविधान को रिलेवेंट बनाने के लिए, संविधान को आज भी रिलेवेंट रखने के लिए ये अमेंडमेंट प्रोसीजर एक बेहतरीन टूल है पार्लियामेंट के हाथ में। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द स्टेटक्राफ्ट सिंप्लीफाइड। थैंक यू। जय हिंद।